हेलो एंड वेलकम आर माय चैनल। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम जो हमारा ज्योग्राफी का सेकंड टॉपिक है वो है फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज। देखिए, सब में हमने डेवलपमेंट रिसोर्स पढ़ा, फिर वाइल्ड लाइफ रिसोर्स है, एग्रीकल्चर में रिसोर्स है, मतलब ये मिनरल रिसोर्सेज है। मतलब हम जितने टॉपिक्स पढ़ेंगे हमें लगेगा कि सारे सारे क्या है, रिसोर्सेज से ही कनेक्टेड है। तो आज ये हमारे सारे की पॉइंट्स हैं। की पॉइंट्स का मतलब ये है कि जो जो मेन मेन टॉपिक लिखे हैं ना, मैंने टॉपिक को लिख दिया, मुझे बस सिर्फ एक्सप्लेन करना है, क्योंकि टॉपिक्स बहुत सारे हैं तो एक अप एंड डाउन हो जाता है, तो जिसकी वजह से थोड़ी प्रॉब्लम आती है। लेकिन ये जो कीवर्ड मैंने लिख दिया है, इसको हम जल्दी से कवर भी कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम की पॉइंट की बात करें तो सबसे पहले हम बायोडाइवर्सिटी, है ना, पहले बात करें व्हाट इज बायोडाइवर्सिटी। देखिए, बायोडाइवर्सिटी क्या होता है, जहाँ पे वेरियस टाइप ऑफ स्पीसीज, प्लांट, फ्लावर, फौना बहुत सारे होते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, बायोडाइवर्सिटी। जैसे मान लीजिए बायोडाइवर्सिटी का तात्पर्य ये है, इसको लॉन्च कर बायोडाइवर्सिटी एक्ट कब बनाया गया, बायोडाइवर्सिटी एक्ट 2002 में बनाया गया था, है ना। और ये सबसे अधिक अगर बायोडाइवर्सिटी आप कहाँ में देखने को मिलेगा, वेस्टर्न घाट। कहाँ पे, वेस्टर्न घाट। वेस्टर्न घाट का मतलब है गोवा, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, केरला का जो सदर्न पार्ट है, जो हम देखते हैं साउथ इंडिया के जो पार्ट है वहाँ पे, है ना। साउथ इंडिया में सारी चीजें आते हैं, जैसे केरला है, साउथ इंडिया का पार्ट है। तो जो वेस्टर्न घाट का मतलब है कि गोवा से लेकर के आपको गुजरात, महाराष्ट्र और क्या नाम है, केरला, है ना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, ये सब जो भी है, सबसे अधिक जो डोमिनेंस एरिया है वो आपका कहाँ, कौन आएगा आपका बायोडाइवर्सिटी में, केरल आ जाएगा आपका, है ना। उसके साथ साथ गोवा है, महाराष्ट्र है, ये सब वेस्टर्न घाट के पार्ट है। यहाँ पे सबसे अधिक बायोडाइवर्सिटी पाई जाती है। और बायोडाइवर्सिटी एक्ट कब बनाया गया था, 2002 में। उसी तरह अब यहाँ पे इसका मतलब ये है कि जहाँ पे विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे, पशु पक्षी, जीव जंतु रहते हों, और वहाँ पे जो उनकी जो लाइफ रिचेस्ट है बहुत अच्छी होती है, वो इसीलिए उनको हम क्या कहते हैं, बायोडाइवर्सिटी। वहाँ पे जो बारिश होती है बहुत अच्छी होगी, तो प्लांट ग्रो करेंगे, प्लांट होंगे, नए नए स्पीसीज होंगे, एनिमल्स आएंगे, है ना। तो इस टॉपिक को या फिर ऐसे की पॉइंट्स को हम क्या बोलते हैं, बायोडाइवर्सिटी। और बायोडाइवर्सिटी एक्ट बनाया गया था 2002 में कि भाई जितने भी बायोडाइवर्सिटी एक्ट है उसको हम प्रोटेक्ट करें, और हमारे जो एनिमल्स हैं, फॉरेस्ट हैं, स्पीसीज हैं, उसको क्या करें, कंजर्व करें, कि ह्यूमन एक्टिविटी से वो लॉस ना हो। ठीक है, इसे क्या बोलेंगे, बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, आगे है ये वैनिशिंग फॉरेस्ट। क्या है, मतलब इसका मतलब है कि आज देख रहे हैं कि पहले कंपेरिजन में आज क्या है कि धीरे धीरे हम ज़्यादा पेड़ों की कटाई कर रहे हैं। आपने देखा होगा जब रेलवे, इसके पहले जब हम रेलवे, आप आज सीमेंटेड के जो ट्रैक बनाए जाते हैं, जिसमें लोहे के ट्रैक नीचे रखे जाते हैं, ठीक है, जैसे आपने देखा होगा इस तरह से, याद नहीं आ रहा था, जैसे मान लीजिए ये रेलवे ट्रैक होता है तो बीच में इस तरह से पटरी रखी होती है ना, इस तरह से। तो जिसपे ये रखा होता है, पहले वो लकड़ियों को बनाए जाते थे। तो पहले क्या था, जब ब्रिटिश गवर्नमेंट थी तो उसमें उन्होंने बहुत सारे पेड़ पौधे काटे थे, और उसके पहले भी इंडियन गवर्नमेंट जब आई, उसके पहले पेड़ पौधे काट करके ये बनाए जाते थे। लेकिन बाद में जब थोड़ी टेक्नोलॉजी विकसित हुई, है ना, बाद में टेक्नोलॉजी विकसित हुई तो उसके बाद हम क्या किए, तब सीमेंटेड की चीज़ें हमने लाना स्टार्ट कर दिया। तो इसलिए वैनिश फॉरेस्ट जो प्रीवियस ईयर में कितने काटे जाते थे, आप देखिए कितने हैं। तो फॉरेस्ट एरिया कम से कम पूरे वर्ल्ड का जो हमारा या फिर इंडिया की हम बात कर लेते हैं, इंडिया का जो क्राइटेरिया है वो कितना है, 33%। कितना है, 33%। जितनी भी आपकी लैंड बाउंड्री है उसमें 33% आपके जो टोटल जियोग्राफिकल एरिया है, 33% आपका फॉरेस्ट होना चाहिए। तो वैनिश फॉरेस्ट का मतलब है फॉरेस्ट खत्म होते जा रहे हैं ह्यूमन एक्टिविटी की वजह, इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से, है ना। बिल्डिंग, ट्रांसपोर्टेशन, रेलवे प्रोजेक्ट, बहुत सारी जो बन रही है, धीरे धीरे क्या हो रही है, वो वैनिश होती जा रही है। वहाँ से जो कीमती चीज़ें हैं, जो बाहर के लोग हैं आते हैं वहाँ पे, जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का धंधा करते हैं, जैसे चंदन की लकड़ी हो गई, या फिर ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो प्रीशियस मेडिसिन वाले प्लांट्स होते हैं उनको कट करते हैं, तो इसलिए वैनिश होते जा रहे हैं, है ना। तो इसे हम क्या बोलेंगे, वैनिश फॉरेस्ट। आगे है, नेक्स्ट पॉइंट है IUCN, इंटरनेशनल ऑफ यूनियन कंजर्वेशन एंड नेचुरल रिसोर्सेज। ठीक है, इसका मतलब क्या है, IUCN एक संस्था है। इसका मतलब ये होता है कि जितने भी इंडेंजर्ड स्पीसीज होती हैं उनका ये डेटा रखते हैं। जैसे मान लीजिए आपने रेड बुक डाटा सुना होगा, रेड बुक है ना। इसमें जितने भी स्पीसीज हैं, अगर कहीं पूछ दे कि जितने स्पीसीज उनका जो डेटा है ना, कहाँ रखा जाता है, तो रेड डाटा बुक जो होती है उसी में, रेड बुक में रखा जाता है। इसका मतलब क्या है कि ऐसे जितने भी पूरे वर्ल्ड में इंडेंजर्ड हो या फिर एक्सटेंट की कगार पे हो, वनरेबल हो, है ना, नॉर्मल हो, उन सबका जो लेखा जोखा होगा रेड बुक में है। तो इंटरनेशनल यूनियन ऑन कंजर्वेशन एंड नेचुरल रिसोर्सेज
इन्हीं के तहत ये सारी चीज़ें मैनेज होती हैं। ठीक है, अब इसमें क्या है कि हमें इनको कैटेगराइज किया है कि किस प्रकार से जो स्पीसीज को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। अगर हम बात करें एक नॉर्मल स्पीसीज की बात करें, भाई इनको कोई अभी खतरा नहीं है, ये लंबे समय तक सर्वाइव कर सकते हैं। जैसे अभी हम बात करें जैसे डॉग हो गए या फिर बफेलो हैं या फिर हेन हैं या फिर हम ये कह लें काउज हैं, तो ऐसे जो एलिफेंट्स हैं, है ना, तो इस प्रकार की चीज़ें हम क्या कर सकते हैं, नॉर्मल है, अभी इनके लिए खतरा उतना नहीं है ना। एलिफेंट भी थोड़ा ध्यान देने वाली बात है, लेकिन और मैंने रिमेनिंग बताया उनके लिए कोई खतरा नहीं है, ऐसे स्पीसीज क्या बोलेंगे, नॉर्मल स्पीसीज। ठीक है, आगे इंडेंजर्ड है ना, इंडेंजर्ड। अब इंडेंजर्ड से ना सुनना कि अब इन पे खतरा है, इन पे क्या है, खतरा है, अगर इनको हमने प्रोटेक्ट नहीं किया तो ये खत्म हो जाएंगे। अब इनको स्पेशल कैटेगरीज देनी होगी, हमें क्या देना होगा, स्पेशल कैटेगरी देनी होगी। अगर हमने ऐसा नहीं किया तो ये खत्म होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। एक मिनट, वीडियो सही है ना, ओके गॉट इट। ठीक है, तो खत्म होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। जैसे ब्लैक बक, जैसे आपका ब्लैक बक, ये क्या है, ब्लैक बक है ना, ब्लैक बक। अगर इसको हमने प्रोटेक्ट नहीं किया तो खत्म हो जाएंगे, मतलब ये संकटग्रस्त हैं, मतलब ऐसे स्पीसीज जो आने वाले समय में एक्सटिंक्ट हो सकते हैं, खत्म हो सकते हैं। तो ऐसे स्पीसीज को क्या बोलेंगे, इंडेंजर्ड, मतलब खतरे के निशान पे हैं। ठीक है, सेकेंड, दूसरा है वल्नरेबल, है ना। जैसे मान लीजिए, अब जैसे मान लीजिए हम ह्यूमन एक्टिविटीज कर रहे हैं, हम ओशन में जा रहे हैं, गंगेटिक पॉल्यूशन हो रहे हैं, है ना, जो इंडस्ट्री के जो वेस्ट मटेरियल्स होते हैं हमारे कहाँ गंगा में आ रहे हैं, है ना। तो अब वहाँ पे जो गंगा, जो हमारे जो सेक्रेड, जो हम मानते हैं कि ये हमारा नेशनल फिश है या फिर नेशनल जो इक्वेटिक कौन है, तो नेशनल इक्वेटिक जो है वो हमारा क्या है, जो फिश, गंगेटिक डॉल्फिन है, डॉल्फिन को मानते हैं, है ना। तो अब गंगेटिक डॉल्फिन भी क्या है, वल्नरेबल है, खतरे में है ना। तो खतरे के बचाने, देखिए एक खत्म होने वाले हैं, तब इसको इंडेंजर्ड बोले कि अभी खत्म नहीं होने वाले हैं, लेकिन अभी वल्नरेबल है, अब बहुत कम पाए जा रहे हैं, मतलब इन पे खतरा मंडरा रहा है। ठीक है, अब इनको प्रोटेक्शन की जरूरत है। ठीक है, तो इसको क्या कहेंगे हम, वल्नरेबल। ये खत्म होने वाला है, इसलिए इसको हम इंडेंजर्ड बोलेंगे। रेयर स्पीसीज, है ना, जैसे हॉर्नबिल हो गया, है ना, जैसे आपका हॉर्नबिल है, ठीक है, हॉर्नबिल है। अब इस प्रकार के रेयर स्पीसीज, मतलब ये तो अब भाई रेयरली कहीं दिख जाए, रेयरली कहीं दिख जाए, ऐसे स्पीसीज जो रेयरली कहीं दिख जाए उसे हम क्या बोलेंगे, उसे क्या बोलेंगे हम, रेयर स्पीसीज। क्योंकि ऐसे स्पीसीज जो हैं ह्यूमन एक्टिविटी से, क्लाइमेट चेंज की वजह से या फिर वेदर की वजह से, ह्यूमन एक्टिविटी जितना कर रहे हैं ये लोग, हमने इनके लिए जो भी संसाधन इनके थे हमने छीन लिए, रिसोर्सेज छीन लिए हैं, है ना, अपने यूज के लिए। तो अब क्या है, ऐसी एक्टिविटी की होने की वजह से रेयरली कहीं दिखते हैं, इस स्पीसीज को क्या बोलेंगे, रेयर, लाइक अ हॉर्नबिल। ठीक है, आगे है इंडेमिक स्पीसीज, है ना। ये ऐसे जो है इस प्रकार की जो इंडेमिक स्पीसीज हैं, ऐसे स्पीसीज जो पर्टिकुलर एरिया में ही आपको मिलेंगे, पर्टिकुलर एरिया में ही मिलेंगे। जैसे मान लीजिए ये मिथुन है, ये मिथुन है, ये आपका अरुणाचल प्रदेश, ये आपका अरुणाचल प्रदेश में देखने को मिलेगा और बहुत कहीं नहीं मिलेगा। ठीक है ना, तो ऐसे स्पीसीज जो पर्टिकुलर एरिया में ही पाए जाते हैं। जैसे मान लीजिए क्या है, एक अंडमान टिल है, अंडमान टिल, है ना, ये अंडमान वाले क्षेत्र में ही मिलेगा। इस प्रकार के स्पीसीज क्या बोलेंगे हम, इंडेमिक स्पीसीज, इंडेमिक स्पीसीज। और एक लास्ट ये वाला है एक्सटिंक्ट। अब भाई एक्सटिंक्ट मतलब ये खत्म हो चुके हैं, अब ये है ही नहीं। अगर ऐसे स्पीसीज जो 50 सालों में नहीं देखे गए, है ना, इतने ईयर में नहीं देखे गए, तो हम उनको क्या मान लेते हैं, एक्सटिंक्ट मान लेते हैं। और उनके कई सारे कारण होते हैं, या तो वो ह्यूमन एक्टिविटीज हो गई, है ना, क्लाइमेटिक चेंज हो गया, ठीक है, क्लाइमेटिक चेंज हो गया, ह्यूमन एक्टिविटी हो गई, या फिर उनकी जो रहने लायक जो एनवायरनमेंट था, है ना, वो उस एनवायरनमेंट को सर्वाइव नहीं कर पाए। तो ऐसी चीजें होने के साथ साथ तो क्या हो गया, एक्सटिंक्ट हो गया, अब वो पृथ्वी पे है ही नहीं। मतलब जो 50 ईयर तक ना दिखे उसे क्या मान लेंगे, एक्सटिंक्ट मान लेंगे। रियली अगर कहीं पा जाए तो बात अलग है, लेकिन वो खत्म हो चुकी है। जैसे एशियाटिक चीता, जैसे एशियाटिक चीता, है ना, एशियाटिक चीता, ठीक है, एशियाटिक चीता। तो इस प्रकार के हम क्या बोलेंगे, ये हमारे क्या थे, आईयूसीएन के में दर्शाए गए जितने भी स्पीसीज उनकी कैटेगरीज थी। आप पूछ देगा किसी भी कैटेगरी में, इंडेमिक स्पीसीज में कि भाई इंडेंजर्ड में क्या आएगा, ब्लैक डाइक आएगा, है ना, आप बता सकते हो। तो ये सारा कंप्लीट हो गया। अब आफ्टर दैट क्या है, हम पढ़ते हैं एशियाटिक चीता के बारे में, है ना। देखिए भाई एशियाटिक चीता क्या है, एशियाटिक चीता, है ना। देखिए अब 1952 समथिंग नियर अबाउट, उसके पहले से अब हमारे इंडिया में चीता नहीं है, क्योंकि हमने अभी आपने देखा होगा रिसेंटली जितने भी पहले ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से इनको इंटरनेशनल मार्केट भेज दिया जाता था, मारते थे, इनके खाल के पर्स बनाए जाते थे, स्मगलिंग मेडिसिन, ऐसी बहुत सारी चीज़ें बनाई जाती है जो बहुत ही मतलब ह्यूज अमाउंट पे
हम ह्यूज अमाउंट पे या 50 या 60,000 समथिंग अमाउंट पे या फिर बहुत सारे चीता को मार दिया गया था। अब इसका मतलब है कि ह्यूज अमाउंट में लगभग आंकड़ा ये है। अब उनके मारने के साथ साथ इनकी जनसंख्या एकदम खत्म हो गई। अब हम भारत में हम एशियाटिक चीता है ही नहीं, कुछ अब अदर कंट्री में है, शायद ईरान में है, मे बी ईरान में है। अब कुछ अभी आपने रिसेंटली सुना होगा कि कुछ हमने चीता मंगाए थे जो अभी इसको हम रीलोकेट किए थे कूनो नेशनल पार्क में। कहाँ पे? कूनो नेशनल पार्क। कूनो नेशनल पार्क कहाँ पे है ये? कूनो नेशनल पार्क एमपी में। कहाँ पे? एमपी में, मध्य प्रदेश में। ये कहाँ से आया था? आपने दक्षिण अफ्रीका से देखा था, हमने प्रधानमंत्री द्वारा ये मंगाया गया था, है ना। तो इस प्रकार से ये एशियाटिक चीता हमारे भारत से अब नहीं है, ये गायब हो चुके हैं। ठीक है, तो ये पहले हुआ करते थे, अब नहीं है एशियाटिक चीता। ठीक है, इसलिए क्यों ऐसे नहीं, हमने बताया कि इनका पोचिंग किया जाता था, मार दिए जाते थे, इंटरनेट में बेचा जाता था, इनके खाल को बेच करके ह्यूज अमाउंट में पैसे कमाए हैं लोग। ठीक है, ब्रिटिश गवर्नमेंट में भी इनका बहुत सारा इनको किल किया गया था। आफ्टर दैट क्या है आगे? कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। देखिए कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट आगे देखते हैं। कंजर्वेशन फॉरेस्ट क्या है? देखिए कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट, ठीक, कंजर्वेशन फॉरेस्ट एक्ट जब करीब बनाया गया था 1980 में। कब बनाया गया था? 1980 में बनाया गया था। इसका मतलब है कि कंजर्वेशन फॉरेस्ट एक्ट को बचाने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए ये एक्ट बनाया गया था। ठीक है, और उसी के साथ साथ आपने एक एक्ट और क्या नाम है, याद नहीं आ रहा है, अच्छा ठीक है बता देंगे, याद आता है अभी। तो कंजर्वेशन फॉरेस्ट 1980 में बनाया गया था। इसका मतलब ये था कि जितने भी लोग फॉरेस्ट का दोहन करते हैं, उसको इलीगल तरीके से फॉरेस्ट को हार्म करते हैं, ठीक है, हार्म करते हैं, और जो हमारे जो फॉरेस्ट है उसमें जो कीमती चीजें हैं उसको इंटरनेशनल मार्केट में या अन्य मार्केट क्या करते हैं, सेल करते हैं। तो भाई इसको जो हमारे वाइल्ड लाइफ एनिमल्स हैं, है ना, हमारे वाइल्ड लाइफ एनिमल्स हैं, क्या है? वाइल्ड लाइफ एनिमल्स, है ना, जो हमारे वाइल्ड लाइफ एनिमल्स हैं, वाइल्ड लाइफ एनिमल्स जो हैं, इनको प्रोटेक्शन के लिए एक्ट बनाया गया, है ना, इनके प्रोटेक्शन के लिए 1972 में एक्ट बनाया गया। और उसके साथ साथ ये जो क्या नाम है, जो कंजर्वेशन फॉरेस्ट एक्ट भी 1980 में बनाया गया। इसका मकसद ये था कि हम फॉरेस्ट को क्या करें, प्रोटेक्ट करें, फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करें। ठीक है, कैसे कर सकते हैं? ऐसे बहुत सारे डिटेल तो पढ़ने लायक नहीं है, बहुत है, एक्ट बनाया गया। इसमें क्या था कि हम कैटेगराइज वाइज में इसको बांट दिए, है ना, जैसे हमने वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बांट दिया, है ना, नेशनल पार्क में बांट दिया, है ना, और जियोलॉजिकल पार्क में बांट दिया। तो इस प्रकार से एक्ट बनाकर इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया। तो इसलिए हम फॉरेस्ट एक्ट क्या किया 1980 में लाने की वजह से हम इसको फॉरेस्ट को बचा सके, है ना, काफी हद तक कोशिश किया जा रहा है। और इसीलिए आज जानते हैं कि फॉरेस्ट को बचाने के लिए भारत सरकार ने कई सारे प्लान चलाए फॉरेस्ट एक्ट के तहत। और उसके साथ साथ वाइल्ड लाइफ जो एक्ट है 1972 में जो बनाया गया है, उसके तहत भी जो वाइल्ड लाइफ है उनको प्रोटेक्शन मिला हुआ है। अब उसके साथ एक नेशनल बायोडायवर्सिटी एक्ट है, ये भी याद रखिएगा अगर पूछे, नेशनल बायोडायवर्सिटी एक्ट, अगर पूछे नेशनल बायोडायवर्सिटी एक्ट, ठीक है, नेशनल बायोडायवर्सिटी एक्ट आपका 1986, ठीक है, जो 1986 में बनाया गया था, जो हमारे एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए ये बनाया गया था। उसी तरह अगर हम बात करेंगे फॉरेस्ट एक्ट की, तो 1980 में बनाया गया, और उसके साथ वाइल्ड लाइफ एक्ट को करीब 1972 में बनाया गया। ठीक है, ये देख लीजिएगा, वाइल्ड लाइफ एक्ट, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, वाइल्ड लाइफ, इसे पूछा जा सकता है आपको, है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, ठीक है, 1972 में बनाया गया था। ठीक है, एक वीडियो सही है ना, ठीक है, ये हो गया आपका। और उसके साथ साथ अब देखते हैं, अब कहाँ पे थे हम, हाँ, कंजर्वेशन फॉरेस्ट एक्ट, ठीक है। तो इनके लिए कई सारे एक्ट बनाए गए जिससे हम फॉरेस्ट को क्या कर सके, प्रिजर्व कर सके, उनका संरक्षण कर सके, उनको जो इलीगल लोग जो फॉरेस्ट में आते हैं, पेड़ों की कटाई करते हैं, उससे उनको बचाया जा सके। तो इसलिए 1980 में फॉरेस्ट एक्ट बनाया गया। और उसी तरह वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है 1972 में बनाया गया। इनके लिए क्या किया गया, जिस प्रकार से कई सारे एनिमल का पोचिंग किया जाता था, उनको हंटिंग किया जाता है, मारा जाता था, उनको बेचा जाता था, इससे बचाने के लिए करीब करीब भारत सरकार ने एक्ट बनाया, वाइल्ड लाइफ फॉरेस्ट एक्ट, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में। तो अब ये पूछ सकता है कि कौन सा एक्ट में बनाया गया, 1972 में बनाया गया। कंजर्वेशन फॉरेस्ट एक्ट 1980 में बनाया गया, नेशनल बायोडायवर्सिटी एक्ट 1986 में बनाया गया, है ना, कि हमारे इन्वायरमेंट क्या करना है, प्रोटेक्ट करना है। ठीक, तो इसीलिए ये एक्ट भारत सरकार ने इनके लिए सेव करने के लिए बनाया गया था कि भाई जंगलों को सेव रहेंगे तो हमारे लिए क्या होगा, हमारे लिए बहुत ही फायदा होगा, क्योंकि वो हमारे एक सबसे इंपॉर्टेंट रिसोर्स है। अगर वो रिसोर्स इंड हो जाएंगे तो शायद हमें उन चीज़ों का हार्म होगा और हमारे ह्यूमन लाइफ पे बहुत ज़्यादा इंपैक्ट आएगा।
ठीक है। और हमारे क्या है जो वाइल्ड लाइफ एनिमल्स हैं ये हमारे लिए बहुत बड़ा योगदान देते हैं, फूड चैन के लिए, फूड वेब के लिए बहुत बड़ा योगदान देते हैं। अगर ये एक्सटिंक्ट हो जाएंगे तो सोचिए हमारा जो जो इकोलॉजिकल बैलेंस है या इकोसिस्टम है वो क्या हो जाएगा, बहुत डिस्टर्ब हो जाएगा। इसलिए इनका भी प्रोटेक्शन हमारे लिए बहुत जरूरी है। ठीक, आगे देखते हैं। एक टॉपिक है आपका प्रोजेक्ट टाइगर, है ना। प्रोजेक्ट टाइगर क्या है, ठीक है। देखिए प्रोजेक्ट टाइगर क्या है, आपको आपने अभी रिसेंटली डेटा सुना होगा। प्रोजेक्ट टाइगर जो सबसे अधिक अभी प्रेजेंट टाइम में जो सबसे टाइगर है वो कहाँ पे पाए जा रहे हैं, एमपी में। अभी एक रिसेंट न्यूज मिली थी वहीं पे, ये जो हर साल 2 साल या 1 साल पर रिलीज होता है, उस डेटा को अभी अव्वल कौन हमारा प्रदेश है, मध्य प्रदेश है। तो जो प्रोजेक्ट टाइगर है ये 1973 में, आई थिंक 1973 में, एक बार चेक करना पड़ेगा, ठीक है। 1973 एक्ट में बनाया गया, किसके लिए, प्रोटेक्शन के लिए, टाइगर के लिए। अब टाइगर को हम देखें कि करीब करीब अगर सबसे मैक्सिमम जो टाइगर हैं वो कहाँ पे है, एमपी में। कहाँ पे है, एमपी में, है ना। एमपी में, एमपी एक ऐसा स्टेट है जहाँ पे सबसे अधिक टाइगर मौजूद है ना। ये याद रखिएगा, सबसे अधिक टाइगर मौजूद है। तो इसलिए इनको भी बचाने के लिए क्या किया हमने, क्या 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर के तहत इनको प्रोटेक्शन मिला हुआ है, ठीक है। अब देखिए अगर प्रोजेक्ट टाइगर के तहत आपने 3-4 जो फेमस टाइगर रिजर्व है, जैसे मान लीजिए पहला है जिम कॉर्बेट, जो है जिम कॉर्बेट, है ना। जिम कॉर्बेट कहाँ पे है, ठीक है। जिम कॉर्बेट आपका कहाँ पे है, यूके में, मतलब उत्तराखंड में है ये सब जिम कॉर्बेट। उसके साथ साथ आप रणथंभौर नाम सुने होगा, रणथंभौर ये कहाँ पे है, राजस्थान में। कहाँ पे, राजस्थान में, ठीक है। आगे आपने एक है आपका ये जिम कॉर्बेट हो गया, रणथंभौर हो गया, ये सब हमारे इंपॉर्टेंट क्या है, टाइगर रिजर्व है। और उसके साथ साथ याद नहीं आ रहा, एक और है, एक कर्नाटका में है, कर्नाटका में बाधवगढ़, शायद आई थिंक बाधवगढ़ है कि ऐसे है, कर्नाटका में है, ठीक है। तो ये सब क्या है, हमारे टाइगर रिजर्व है। और देखिए और एक हाँ सुंदरवन जो आपका वेस्ट बंगाल में है, ठीक है। ये किसके लिए फेमस है, बंगाल टाइगर के लिए। किसके लिए, बंगाल टाइगर के लिए, ठीक है। बंगाल टाइगर के लिए, क्यों भैया आपने नाम सुना होगा रॉयल बंगाल टाइगर। ये हमारे कहाँ पाए जाते हैं, सुंदरवन, वेस्ट बंगाल में। वीडियो सही है, ठीक है। क्यों, क्योंकि भाई देखिए अगर हम प्रोजेक्ट अगर पूछ दे कि राइट अबाउट द सम रिजर्व फॉरेस्ट रिजर्व टाइगर, आप बता सकते हो कि जिम कॉर्बेट है, रणथंभौर है, और आपका सुंदरवन है, बाधवगढ़ कर्नाटका में है आई थिंक, ठीक है। तो आप बता सकते हो कि प्रोजेक्ट टाइगर के तहत ये जो बनाए गए हैं इनको प्रोटेक्शन मिला हुआ है। तो इसलिए ये बहुत ही फेमस टाइगर रिजर्व है। आप यहाँ पे आप जा भी सकते हो टूरिस्ट के तौर पे, जो वहाँ पे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लोग होते हैं वो आपको टूरिस्ट के तौर पे यहाँ पे घुमाते हैं, ठीक है। तो आई होप ये समझ में आ गया। ऐसा इसको प्रोटेक्शन की क्यों जरूरत है भाई, देखिए क्योंकि आज हम देख रहे हैं कि इनका भी हंटिंग किया जा रहा है। इनको प्रोटेक्शन कैसे कर सकते हैं, इनका प्रोटेक्शन कैसे करेंगे हम। पहली बात तो इनको प्रोटेक्शन एक्ट 1973 का एक्ट मिला हुआ है, ठीक है, ठीक एक्ट। इनको हम पोचिंग जो होती है वो हम ब्रेक कर सकते हैं, हंटिंग पे रोक लगा सकते हैं, ठीक है। और इन पे स्ट्रिक्ट कानून बना सकते हैं कि बना भी हुआ है कि अगर ऐसे लोग हैं तो उनको कई सालों की जेल भी होती है और उनको जुर्माना भी देना होता है, ठीक है। और उसके साथ साथ क्या है कि जो ह्यूमन एक्टिविटी होती है, जो इंट्रैक्शन होता है कि भाई ह्यूमन क्या नाम है कि उनके क्षेत्र में चले जाते हैं, या फिर हम ट्रांसपोर्टेशन बना रहे हैं या ब्रिज बना रहे हैं, तो भाई हम वहाँ पे क्या कर रहे हैं, उनके जो स्थल हैं उनमें हम ह्यूमन एक्टिविटीज कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये क्या हो रहा है, ह्यूमन और एनिमल इंटरेक्शन हो रहा है, जिसकी वजह से ये खतरे में है। तो इसलिए उनको हम बहुत ही सस्टेनेबल तरीके से क्या है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के तरीके से हम इनको प्रोटेक्ट कर सकते हैं, है ना। जहाँ पे इनकी आबादी है वहाँ पे हम ह्यूमन एक्टिविटीज या फिर कोई भी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है डेवलप ना करें, है ना। ये हम कर सकते हैं कि हम वहाँ पे डेवलप नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसलिए इनको हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं। आगे चलिए, प्रोजेक्ट टाइगर के बाद आ गया है टाइप ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, है ना। अब भाई हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं जो वाइल्ड लाइफ है या फिर क्या नाम है आपके जो फॉरेस्ट है, इनको किस प्रकार से हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, चलिए देख लेते हैं। आगे है, इनको हम जो आपके जो फॉरेस्ट है इनको हम 3 या 4 भागों में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, लेकिन आपको मेनली 3 भागों में हम देखने को मिलेगा। जैसे अगर हम पहला बात करें
तो पहला आपका क्या मिल जाएगा, आपका रिजर्व फॉरेस्ट, क्या है, रिजर्व फॉरेस्ट। दूसरा है आपका, क्योंकि हमने यहाँ पे क्या पढ़ना है, टाइप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, टाइप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। रिजर्व फॉरेस्ट हो गया, और आपका एक प्रोटेक्टेड, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट आ जाएंगे, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट आ जाएंगे, ठीक है। और थर्ड इज आपका आ जाएगा अनक्लास्ड, अनक्लास्ड फॉरेस्ट, अनक्लास्ड फॉरेस्ट आ जाएगा, ठीक है। होपली ये तीन ही पढ़ना में है, ठीक है। तो इससे क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। देखिए क्या है, देखिए रिजर्व फॉरेस्ट क्या होता है, ये हाई लेवल प्रोटेक्शन बाय गवर्नमेंट, ठीक है। तो ये क्या होता है, रिजर्व फॉरेस्ट, इसमें हाई लेवल प्रोटेक्शन होता है, इसमें कोई भी ह्यूमन एक्टिविटीज हो गई या फिर इसमें कोई भी चीज आप नहीं ले सकते, कुछ भी नहीं, इसमें कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं होता, इसलिए हम क्या करते हैं, रिजर्व फॉरेस्ट में किसी को अलाउ नहीं किया जाता। सिंपल सा एक लाइन में जान लीजिए, डिटेल में देखिए भाई क्लास रहता है तो कंटिन्यू पढ़ाते हैं हम, ठीक है। तो ये जान लीजिए। अब प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट है, हाँ, इसमें क्या है कि कुछ ह्यूमन एक्टिविटीज को अलाउ किया जाता है, ह्यूमन एक्टिविटी को अलाउ किया जाता है, बट परमिशन ऑफ गवर्नमेंट, गवर्नमेंट ऑफिसर, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफिसर परमिशन दिया जाएगा। इसमें कुछ आप चीजें जा सकते हो, या फिर कोई रिसर्च करना होता है, या फिर लोग जाते हैं इसमें भी जाते हैं, लेकिन आप जो कुछ एक्टिविटीज करना हो या फिर कोई मेडिसिन पिलाना हो तो आप इसमें जा सकते हैं, लेकिन जब तक वहाँ की गवर्नमेंट ऑफिसर्स के आपने अप्रूवल नहीं लेंगे तब तक नहीं जा सकते। तो ये प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट हो गए, ठीक है। अनक्लास फॉरेस्ट, ये क्या होते हैं, ये होते हैं आपके प्राइवेट एंड गवर्नमेंट दोनों, प्राइवेट एंड गवर्नमेंट दोनों होते हैं, ठीक है, प्राइवेट और एंड गवर्नमेंट दोनों होते हैं। इसका मतलब यह है कि इसमें सभी लोग जा सकते हैं, प्राइवेट भी ओन करती है, गवर्नमेंट भी ओन करते हैं। तो ऐसे फॉरेस्ट को क्या कर देंगे हम, अनक्लास फॉरेस्ट। अब देखिए इस प्रकार के फॉरेस्ट अगर सबसे अधिक देखा जाए कहां पे मिलेंगे आपको, एमपी में, एमपी में। क्यों ऐसा, क्योंकि अगर ऐसे फॉरेस्ट हम लगाते हैं तो जहां पर इस फॉरेस्ट से हम कई सारे मेडिसिन या फिर ऐसे इंपॉर्टेंट टिम्बर्स, है ना, कुछ समय बाद उसको कटिंग करने के लिए फिर उसको हम रिफॉरेस्ट कर सकते हैं, है ना, हम ये कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। इसका मतलब यह है कि एमपी में करीब 75% परमानेंट फॉरेस्ट है, परमानेंट फॉरेस्ट है, ठीक है, परमानेंट फॉरेस्ट है। कहाँ पे, एमपी में। उसके बाद आपके केरला है, अरुणाचल प्रदेश है ना, जम्मू एंड कश्मीर है, ये सब में कहाँ है परमानेंट फॉरेस्ट सबसे अधिक है। सबसे अधिक अगर पूछिए तो कहाँ पे है, एमपी में सबसे अधिक है। जो अनक्लास्ड फॉरेस्ट में आते हैं, किसमें आते हैं, अनक्लास्ड, जो प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों में पाए जाते हैं। इसका फायदा है कम्युनिटी को मिलेगा, है ना, कम्युनिटी को मिल सकता है, और उसके साथ साथ इससे हम इकोनॉमिक चीजें भी, एक्टिविटी भी कर सकते हैं। तो आई होप ये तीनों समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है। आगे चलते हैं हम। देखिए एक अगर हम बात करें कि ये भी हो गया, ठीक है। अब आगे है कम्युनिटी एंड कंजर्व। अब जैसे मान लीजिए कोई कम्युनिटी हो गई, है ना, आप जानते हो, ठीक है, कोई कम्युनिटी को कंजर्व करना है ना। अब मान लीजिए ऐसे आप देखोगे कोई कम्युनिटी फॉरेस्ट है। अब एक चीज, हाँ, यहाँ पे एक चीज और जाने, एक कम्युनिटी फॉरेस्ट होता है, एक कम्युनिटी फॉरेस्ट होता है, क्या होता है वो, ठीक। देखिए ऐसा फॉरेस्ट होता है जहाँ पे सभी लोग इस चीज का प्रयोग करते हैं। जैसे मान लीजिए कोई ऐसा है, आपने इर्द गिर्द आपने देखा होगा कोई छोटा सा स्पेस या फॉरेस्ट होगा, कोई खुद का फॉरेस्ट कर लेता है, जैसे इसमें हम पाए गए थे। तो वहाँ पे सभी कम्युनिटी जाकर के वहाँ पे अपने सभी लोग, किसी सबको अलाउ होता है वहाँ पे जाकर के अपने नीड के अकॉर्डिंग वो चीजें क्या कर एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। उसे हम क्या बोलेंगे, कम्युनिटी फॉरेस्ट। क्या बोलेंगे, कम्युनिटी फॉरेस्ट, ठीक है। इसका तात्पर्य है कि वहाँ की जो कम्युनिटी है, अब छोटी मोटी चीजें लकड़ी का हो गया या फिर कोई उनको वहां से चीज लानी है ना, तो इस प्रकार के कम्युनिटी फॉरेस्ट तो यहाँ पे जाएंगे नहीं। जो हमने रिजर्व फॉरेस्ट बना रखा है यहाँ पे उनको अलाउड नहीं है, तो इसीलिए छोटे लेवल पे कम्युनिटी फॉरेस्ट होता है, वहाँ पे सभी को अलाउड होता है। वहाँ पे आप जा करके चीजें मतलब एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, वहां से ले सकते हैं। अब उसको हम कंजर्वेशन के तौर पर देखें। देखिए हमारे यहाँ इंडिया में बहुत सारी कम्युनिटीज हैं, रहती हैं, जो आज भी जंगलों में रहती हैं, है ना। जंगलों में उनका जो भी सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है फॉरेस्ट होता है, वो फॉरेस्ट की पूजा करते हैं। आपने ऐसी बहुत सारी मूवीज में भी देखा होगा कि फॉरेस्ट साउथ की होगी चाहे इंडिया की हो गई, है ना। तो वो लोग जैसे हम अपने किसी चीज को बहुत वैल्यूबल मानते हैं ना, वो सबसे अधिक वैल्यूबल अपने फॉरेस्ट को मानते हैं। तो वो उसको क्या करते हैं, संरक्षित करना चाहते हैं, कंजर्व करना चाहते हैं। और वो वहाँ पे क्या है कि किसी को ह्यूमन एक्टिविटी या इंफ्रास्ट्रक्चर या कोई भी प्रोजेक्ट लाने से वो कई सारे आंदोलन भी करते हैं, और इसमें सरकार भी साथ देती है। अब कुछ ऐसे रेगुलेशन भी बना रही है सरकार कि जो कम्युनिटी वहाँ पे रहती है या फिर ऐसे जो ट्राइबल पीपल रहते हैं, जो उनकी जो फॉरेस्ट है
है ना, उसमें कोई हस्तक्षेप ना करे। जैसे आपने देखा होगा एक अंडमान एंड निकोबार में सेंटिनल एक आइसलैंड है ना, वहाँ पे भारत सरकार ने उनको हाईली प्रोटेक्टेड रखा है, वहाँ पे कोई नहीं जा सकता, क्योंकि उनका जो नाता है या फिर वो जो लोग रहते हैं वो हमारे लगता है कि वो बहुत पहले से रहते हैं आदिवासी के रूप में, उनसे हमारे दुनिया से कोई मतलब नहीं है। अगर आप वहाँ पे जाते हैं तो ऐसे बहुत सारे अमेरिकन टूरिस्ट आए थे वहाँ पे रिसर्च करने के लिए, वो तीर से मार के उनको मार डालते हैं। तो वो नहीं चाहते कि हमारे कम्युनिटी में या हमारे कम्युनिटी में जो फॉरेस्ट है हमारा है वहाँ पे किस तरह हस्तक्षेप हो, क्योंकि वो उनके जो फॉरेस्ट होते हैं उनके भगवान होते हैं, देवता होते हैं। इसी तरह अगर हम देखें तो इसको हम क्या बोलेंगे, कम्युनिटी एंड कंजर्वेटिव, उनको कंजर्व करना है, उसे हम बोले कम्युनिटी फॉरेस्ट बोलेंगे। कम्युनिटी फॉरेस्ट का मतलब हमने बता दिया कि भाई जहाँ पे सभी लोग यूज़ करते हैं, जो सभी लोग अपनी जरूरत के हिसाब से चीज़ें सभी लोग वहाँ से चीज़ें ले सकते हैं, उसे कम्युनिटी फॉरेस्ट बोलेंगे। और यहाँ पे क्या हमने बोला, जो हमारी कम्युनिटी है कंजर्वेशन करना है, जो कम्युनिटी होता है उसको कंजर्व कैसे करें, तो भाई वहाँ पे सरकार को रूल और रेगुलेशन बनाने पड़ेंगे, और जिसकी वजह से वहाँ पे फाइन या फिर ऐसी प्रोटेक्टेड चीज़ें लोगों को अवेयरनेस फैलानी पड़ेगी, है ना। तो उस तरह से हम इसको कंजर्व कर सकते हैं। आगे पढ़ेंगे सैक्रेड ग्रूव्स। देखिए इसका क्या मतलब होता है, देखिए इसका मतलब ये होता है, एक ये है और एक ये बचा है, दो टॉपिक्स हैं आपके, ठीक है। सैक्रेड ग्रूव का मतलब ये होता है कि जैसे मान लीजिए हमारे भारत में, है ना, ऐसे विभिन्न प्रकार के जो जितने भी पेड़ हैं सबकी अलग अलग विशेषता होती है। उस विशेषता के अकॉर्डिंग, है ना, उस विशेषता के अकॉर्डिंग हमने देखा होगा कि जैसे मान लीजिए उत्तराखंड है ना, हिमाचल प्रदेश है, आंध्रा है, केरला है, हर देश में एक सेक्रेड ट्री होता है, एक ट्री मान लीजिए, ग्रुप्स जो ट्री कहते हैं, ठीक है, उनकी ये पूजा करते हैं, इनकी ये पूजा करते हैं। जैसे आपने कई सारी मूवीज में देखा ही भी होगा, ठीक है, लाइक कंतारा मूवी, है ना, उसमें देखिए कितने अच्छे तरीके से वो उसको मतलब अपने फॉरेस्ट को या फिर प्रोटेक्ट करते हैं, किसी को आने नहीं देते, है ना। ऐसे बहुत सारी मूवीज बनी हुई है, ठीक है। तो सैक्रेड ग्रुप्स हैं। सैक्रेड ग्रुप्स का मतलब ये होता है कि जो पवित्र ऐसे हैं जो लंबे समय तक उसकी पूजा करते हैं, वो उनको भगवान मानते हैं, देवता मानते हैं, इसी को हम कहते हैं सैक्रेड ग्रुप्स। जैसे मान लीजिए अगर हम इसको बता देते ना, अगर हम जैसे उत्तराखंड की बात करें, वहां पे एक बुग्याल ट्री होता है, बुग्याल, है ना, बुग्याल, बुग्याल, है ना, बुग्याल, है ना, बुग्याल ग्रुप्स है ये उनकी पवित्र माना जाता है, ये उनकी पूजा करते हैं, है ना। अब उसी तरह अगर हम जैसे मान लीजिए यहाँ पे क्या है, कहाँ गया भाई, हाँ सैक्रेड ग्रुप्स में, ठीक है। अगर हम कुछ यहाँ पे बात कर लें छत्तीसगढ़ की बात कर लें, तो वहाँ पे ट्री है आपका, एक जो सैक्रेड ग्रुप है वो देवगुड़ी है, सॉरी एक मिनट, देवगुड़ी है ना, देवगुड़ी है। इस तरह से अन्य देशों में बुग्याल है, हाँ यहाँ पे उत्तराखंड, और ये छत्तीसगढ़, ये उत्तराखंड, ठीक है। तो सैक्रेड ग्रुप क्या होता है कि ऐसे प्लांट ऐसे फॉरेस्ट, ऐसे पवित्र स्थान जहाँ पे लोग उनकी पूजा करते हैं, जो ऐसे कम्युनिटीज होती है जो जंगलों में रहती है, वो ये चाहती है कि हमारे यहाँ पे कोई हस्तक्षेप न करे, और वो उनको मतलब देवता मानते हैं, इसे पूजा करते हैं। और कहीं कहीं आपने देखा होगा कुछ ऐसे नॉर्थ ईस्ट में है या फिर ऐसे बहुत जगह है, महुआ की पूजा की जाती है ना। कुछ लोग मैंगो सैक्रेड मानते हैं, कुछ लोग नीम को मानते हैं ना, नीम को मानते हैं, इनकी पूजा की जाती है ना। जैसे अब छोटे लेवल पे देख लीजिए, तुलसी का पौधा है ना, सैक्रेड ग्रुप के पवित्र हम मानते हैं, ये तुलसी का पौधा पवित्र होता है। तो बड़े लेवल पे हम इसको यूज करते हैं, लेकिन सोचिए अगर बड़े लेवल पे जो फॉरेस्ट हैं जहाँ पे लोग वही फॉरेस्ट में ही रहते हैं, वो कितना इसको मानते होंगे। तो इसीलिए बुग्याल आपको उत्तराखंड मिल जाएगा, देवकुड़ी आपका छत्तीसगढ़ में मिल जाएगा, है ना। और आपका जैसे महुआ है, मैंगो है, नीम है, तुलसी है, ये सब स्मॉल छोटे लेवल पे हैं, लेकिन इनकी भी ये भी एक सैक्रेड ग्रुप्स हैं, ये भी एक सैक्रेड ग्रुप्स हैं, ठीक है। अब उसके साथ साथ और कोई टॉपिक इसमें नहीं, ठीक है। और उसके साथ साथ अगर आप देखेंगे झारखंड में, है ना, झारखंड में आपका एक सराना या सतारा है कुछ करके, सराना एक सैक्रेड ग्रुप है। क्या है? एक सैक्रेड ग्रुप है, ठीक है, सैक्रेड ग्रुप है। तो ये क्या हो गया आपके सैक्रेड ग्रुप्स। अब लास्ट टॉपिक है आपका चिपको मूवमेंट। क्या है चिपको मूवमेंट? देखिए क्या है चिपको मूवमेंट, ये उत्तराखंड में, ये कहाँ पे आप इसको क्या कहता है, गौरी जी के द्वारा, है ना। और एक इसके साथ साथ जो बहुगुणा जी थी उनको भी प्राइज मिला था, है ना। तो चिपको मूवमेंट का मतलब ये था कि ये लोग पेड़ों को कंजर्व करना चाहते थे, कि हम पेड़ों को कैसे कंजर्व करें, पेड़ों को कैसे बचाएं, क्योंकि जो वहाँ पे जो
इंडस्ट्रियलाइजेशन लोग आते थे तो पेड़ों को काटना स्टार्ट कर दिए। तो उनके वहाँ के जो लोग थे, उनके जो पति लोग थे, वो काम से बाहर चले जाते थे, वो घर पे औरतें ही रह जाते थे, तो अब उनको बचा नहीं पाते थे पेड़ों को। तो इन्होंने क्या किया, पेड़ों के साथ ऐसे चिपक जाते थे कि भाई पहले आप मुझे काटो, उसके बाद पेड़ को काटोगे। तो ये बड़े लेवल पे हुआ, तो इसीलिए इसको नाम दिया गया चिपको मूवमेंट, है ना। चिपको मूवमेंट का तात्पर्य है कंजर्वेशन ऑफ द फॉरेस्ट, कंजर्वेशन ऑफ द ट्रीज। ठीक है, आई होप कि ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी, है ना। मैंने जो पॉइंट थे आप एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ये चैप्टर खत्म हो गया है। ठीक है, तो कितना टाइम हो गया इसका क्लासेस का? ठीक है, आधे घंटे में आपको समराइज कर दिया। हम नेक्स्ट टॉपिक पे जो वाटर रिसोर्सेज है उसको कंप्लीट करेंगे। अब ऐसे क्वेश्चन आपसे क्या क्या पूछ सकते हैं, जैसे मान लीजिए मेरे पास समराइज कर दे रहे हैं सारी चीजें, ठीक है ना। आपसे पूछ सकता है कि भाई हम प्रोजेक्ट जो टाइगर है उस पर नोट्स लिखिए, या फिर आप समराइज लिखिए। तो आप लिख सकते हैं कि टाइगर को हम कंजर्वेशन एक्ट 1973 के बनाया गया है, एक्ट की तरफ बनाया गया है, और इसको हम इसकी हंटिंग, पोचिंग और ये सारी चीज़ें जो मार्केट में इंपोर्ट एक्सपोर्ट की जाती है, इस पर ब्रेक लगा सकते हैं। ह्यूमन एक्टिविटी को रोक सकते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर जहाँ पे है ये रहते हैं रोक सकते हैं। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, 3-4 लाइन में लिख सकते हैं। ठीक है, आपसे ये भी पूछ सकता है कि बायोडाइवर्सिटी क्या होती है, तो जहाँ पे वेरियस टाइप ऑफ फ्लोरा फौना, और एक फ्लोरा फौना के बारे में बता दे रहे हैं आपको, नाम याद आ गया। फ्लोरा फौना क्या होते हैं, ठीक है, फ्लोरा और फौना। देखिए फ्लोरा का मतलब होता है जो प्लांट, वेरियस टाइप ऑफ प्लांट्स एंड वेरियस टाइप ऑफ एनिमल्स, है ना। फ्लोरा का मतलब वेरियस टाइप ऑफ प्लांट हो गए या पेड़ पौधे हो गए, उसे हम क्या फ्लोरा, और फौना में वेरियस टाइप ऑफ एनिमल स्पीसीज, जितने भी स्पीसीज हैं वो किसमें आएंगे, फौना में। ठीक है, तो इसी से जहाँ पे वेरियस टाइप ऑफ स्पीसीज मिले, फ्लोरा फौना मिले, पेड़ पौधे मिले, है ना, उसे हम क्या बोलेंगे, बायोडाइवर्सिटी। सबसे अधिक अगर भारत में सबसे अधिक बायोडाइवर्सिटी पाई जाती है तो याद रखिए वेस्टर्न घाट। वेस्टर्न घाट वाला मैंने पार्ट बता दिया आपको, जैसे केरला हो गया, महाराष्ट्र हो गया, है ना, गोवा हो गया, सम पार्ट ऑफ गोवा, एंड उसके साथ साथ तमिलनाडु वाला पार्ट, ये सब सारे सारे क्या हैं, ये सब आपके वेस्टर्न घाट के पार्ट है, जहाँ पे रिच बायोडाइवर्सिटी है। उसके बाद हमने इसकी स्टेटस बता ही दिया, आईयूसीएन क्या है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन एंड नेचुरल रिसोर्सेज, है ना, इसके बारे में बता दिया क्या करते हैं भाई। ये जो स्पीसीज हैं इनका रेड बुक, मतलब इनका रिकॉर्ड रखते हैं कि कौन सा खत्म होने वाले कौन से नहीं, और किस बुक में रखा जाता है, रेड बुक में रखा जाता है। आई ऑलरेडी डिस्कस दैट अबाउट, है ना। उसके साथ साथ ये जो स्पीसीज बारे में एशियाटिक एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, है ही नहीं, है ना। कंजर्वेशन ऑफ द फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ हमने बताया, इसके लिए जो कि कैसे हम करें, तो इसके लिए एक्ट बनाया गया, जो कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एक्ट 1980 में बनाया गया, और कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ एनिमल एक्ट 1972 में बनाया गया, कि हम इसको प्रोटेक्ट कर सकें, है ना। यहाँ पे लोगों को हम ना जाने दें, इसको रिजर्व फॉरेस्ट के तहत बनाए, है ना। आपने देखा होगा वाइल्ड लाइफ के जो नेशनल पार्क हैं, नेशनल पार्क बनाए गए हैं, जूलॉजिकल गार्डन बनाए गए हैं, है ना, और उसके बाद वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनाए गए हैं। तो ये सब करके हम इनको कंजर्व कर सकते हैं। पूछ दे कि कंजर्व करने की 2-3 आइडिया बताइए, तो आप नेशनल पार्क बना सकते हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बना सकते हैं, बायोडाइवर्सिटी जूलॉजिकल गार्डन बना सकते हैं। इस तरह से आप इनको प्रोटेक्ट कर सकते हैं। जो हमारे फॉरेस्ट हैं वो भी 1980 में इनको प्रोटेक्शन मिला हुआ है। इनके तहत आप क्या कर सकते हैं कि जंगलों की कटाई रोक सकते हैं, पेड़ों की कटाई रोक सकते हैं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो आप ब्रेक कर सकते हैं। इनके लिए सख्त रूल और रिस्ट्रिक्ट रेगुलेशन बनाए जाए, ये कर सकते हैं। तो जिससे हम अपने अधिक से अधिक फॉरेस्ट हम ग्रो करें, अधिक से अधिक हम जो क्या पेड़ पौधे लगाएं, जिसकी वजह से हम क्या कर सकते हैं, अपने जंगलों को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, एंड आफ्टर दैट क्या है, प्रोजेक्ट टाइगर के बारे में डिस्कस कर लिया है। टाइप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉरेस्ट हमने बता दिया कि टाइप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन फॉरेस्ट क्या है, फॉरेस्ट रिजर्व फॉरेस्ट आ गए आपके, है ना, और आपके रिजर्व फॉरेस्ट हमने बताया था कि जो हाईली लेवल प्रोटेक्शन होते हैं, है ना, और उसके साथ प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट है। प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट में आपको थोड़ा अलाउड किया जाता है गवर्नमेंट ऑफिस के द्वारा परमिशन पे। अनक्लास फॉरेस्ट ये ऐसे होते हैं जो प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों ओन करती हैं। ठीक है, जंगल रहते हैं। सबसे अधिक परमानेंट फॉरेस्ट की बात करें, अनक्लॉज में ही आते हैं, जो एमपी में है, जो 75% तक जम्मू एमपी में पाए जाते हैं, 75% है। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के लिए बहुत अच्छे होते हैं। उससे जम्मू एंड कश्मीर है, केरला है, अरुणाचल प्रदेश है, उत्तराखंड है, ये सारे पार्ट है। ठीक है, एंड आफ्टर दैट क्या है, कम्युनिटी ऑन कंजर्वेशन। अब मान लीजिए कोई कम्युनिटीज़ है ना, कम्युनिटी लेवल फॉरेस्ट जो होते हैं, जो कम्युनिटीज़ है, हम उनको प्रोटेक्ट कर सकते हैं भाई, उनके हस्तक्षेप हम नहीं कर सकते, है ना, उनको हाईली प्रोटेक्ट किया जाए। उनके जो एरिया है उनमें भारत सरकार रिस्ट्रिक्टेड लगाए, है ना, जो वहाँ पे पेड़ पौधे हैं उनको फॉरेस्ट एक्ट के तहत लाया जाए, या फिर ला रही है सरकार, या फिर है। ठीक है, ये सारी चीज़ें करने के बाद हम लोग क्या कर सकते हैं, कंजर्व कर सकते हैं। ठीक है, एंड सेक्रेड ग्रुप्स क्या हैं, तो ऐसे ग्रुप्स होते हैं जो हमारे पेड़ पौधे जो लंबे समय तक उनकी पूजा की जाती हो, ऐसे समुदाय के द्वारा, ऐसे कम्युनिटी के द्वारा, ऐसे ट्राइबल पीपल के द्वारा। कुछ ऐसे संथाल ग्रुप्स हैं, संथाल हैं, भील ट्राइब्स हैं, गोंड ट्राइब्स हैं। तो अलग अलग ट्राइब्स, अलग अलग लोग जैसे राजस्थान में हैं, बिश्नोई ट्राइब्स है ना, जैसे हमने बिश्नोई ट्राइब देखा ही होगा
कि राजस्थान में जो बिश्नोई ट्राइब है, जो चिंकारा जो होता है, जो अभी रिसेंटली आप जानते हैं कि किसी ने खूब डिबेट चल रहा है, यू नो दैट, तो वो एक बिश्नोई कम्युनिटी है जो किसी चीज को सैक्रेड मानती है ना, तो एनिमल्स को मान सकते हैं, प्लांट को मान सकते हैं, सबकी पूजा की जाती है, ठीक है। एंड आफ्टर दैट क्या है, चिपको मूवमेंट से बताया था, चिपको मूवमेंट एक ऐसा जो उत्तराखंड में गौरी देवी के द्वारा ये चलाया गया था, और इसके तहत ये पेड़ों की चिपक करके पेड़ों को प्रोटेक्ट करते थे और पेड़ों को बचाने की कोशिश की, जिससे एक फॉरेस्ट हमारे कंजर्व कर सके, कोई हस्तक्षेप ना करे, ठीक है, कोई हस्तक्षेप ना करे। तो उसके साथ साथ जो सेक्रेड ग्रुप्स हैं, जैसे मान लीजिए हमने बता दिया आपको कि जैसे बुग्याल है, आप उत्तराखंड में चले जाओगे तो बुग्याल एक ग्रुप्स मिल जाएंगे आपको, छत्तीसगढ़ में 2 गुड़ी है, ठीक है, उसके साथ साथ आप महुआ है, नीम है ना, झारखंड में आप चलोगे सराना है, इस प्रकार के सेक्रेड ग्रुप्स है। आप 1-2-3 लिख दोगे आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। तो यही सब एग्जाम में पूछ सकता है कि अब मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया था कि बायोडाइवर्सिटी एक्ट 2002 में बनाया गया है ना, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में बनाया गया, एंड आफ्टर दैट नेशनल इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में बनाया गया, और नेशनल फॉरेस्ट एक्ट 1980 में बनाया गया, है ना। तो ये सारी चीजें आप याद रखिएगा, ठीक है। तो आई होप कि ये आपको रिवीजन में बहुत हेल्प होगा, और आज को ये क्लास देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जो आगे नेक्स्ट क्लास है वाटर रिसोर्सेस, ओके। एंड देखिए, जो मैंने जो जितनी भी समरी की है, अगर इसमें कुछ एरर होगा तो आप जरूर कमेंट करिएगा, एरर हो सकता है या फिर नहीं हो, तो मैंने पूरा डेटा ही सही बताने की कोशिश करता हूँ, लेकिन कहीं गलती से हो जाए तो आप जरूर कमेंट करिएगा, ठीक है। अब तक की क्लास बने लेने के आपको बहुत बहुत धन्यवाद, एंड थैंक यू सो मच। जय हिंद।